अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रतन टाटा कौन थे? अपने कारोबार को 6 बर्रे आज़मों के 100 ममालिक तक पहुंचाने वाले भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा बीमारी के बायस चल बसे। वो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, जहां उनके इंतकाल कर जाने की खबर उनकी कंपनी की जानिब से दी गई। रतन टाटा ने बतौर बिजनेसमैन जिस तरह अपने एम्पायर को खड़ा किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। ताहम एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ साथ वो इंतहाई नफीस और सादा इंसान भी थे। ताहम उनकी शख्सियत का ये पहलू अवाम के सामने ज्यादा नहीं आया, क्योंकि वो दिखावे के कायल नहीं थे। रतन टाटा सिर्फ एक कदावर कारोबारी ही नहीं, बल्कि अवामी फलाही कामों के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने आम लोगों के लिए भी कई बड़े बड़े काम किए थे, जिसकी मिसालें मौजूद हैं। रतन टाटा अपने पीछे टाटा ग्रुप की एक अजीम सल्तनत छोड़कर गए हैं, जिससे ये चर्चा जोर पकड़ गई है कि उनकी ये विरासत कौन संभालेगा। साथ ही उनके कुनबे के सिलसिले में भी लोग जानना चाह रहे हैं। रतन टाटा से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन उनके कुनबे के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उनकी फैमिली के ज्यादातर लोग लाइमलाइट से दूर रहते हैं, हालांकि रतन टाटा की फैमिली बहुत बड़ी है। रतन टाटा के वालिद का नाम नौल टाटा था। नौल टाटा को उनके वालिद रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा टाटा ग्रुप के बानी जमशेद जी टाटा के साहबजादे थे। टाटा फैमिली के सरप्रस्त नौसरवान जी टाटा थे। टाटा खानदान की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। नौसरवान जी टाटा एक पारसी पुजारी थे। वो कारोबारी दुनिया में कदम रखने वाले टाटा फैमिली के पहले शख्स थे। यहीं से टाटा खानदान के बिजनेस में आने की शुरुआत हुई थी। नौसरवान जी टाटा के बेटे जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप का क़याम किया था। वो गुजरात के रहने वाले थे। जमशेद जी ने 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर टाटा ग्रुप की बुनियाद रखी थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में 21,000 रुपए की सरमायाकारी के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे का नाम दोराब जी टाटा था। जमशेद जी टाटा के इंतकाल के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी और टाटा स्टील और टाटा पावर जैसी कंपनियां कायम करने और बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया था। दोराब जी के छोटे भाई और जमशेद जी के छोटे बेटे रतन जी टाटा थे। रतन टाटा ने कपास और कपड़ा इंडस्ट्री को एक अलग शनाख्त दी थी और टाटा ग्रुप के दीगर कारोबारों को आगे बढ़ाने में उनका अहम किरदार रहा है। JRD टाटा रतन जी टाटा के बेटे थे। JRD टाटा 50 साल से ज्यादा वक्त तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। उन्होंने ही एयरलाइंस का क़याम किया। सन 1992 में इंडियन एयरलाइंस के मुलाजमीन से एक हैरत अंगेज सर्वे किया गया। एयरलाइन के अमले से सवाल किया गया कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट्स के दौरान आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला मुसाफिर कौन है। इस सर्वे के जवाब में रतन टाटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, यानी अमले के बेशतर अराकीन ने कहा कि रतन टाटा ने उन्हें सबसे ज्यादा मुतासिर किया। इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ कि वो वाहिद VIP मुसाफिर थे जो अकेले सफर करते थे। उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए उनके साथ कोई मुलाजिम नहीं होता था। जैसे ही जहाज रनवे छोड़कर टेक ऑफ करता था तो वो खामोशी से अपना काम शुरू कर देते। वो फिजाई मेजबानों से बहुत कम चीनी वाली ब्लैक कॉफी तलब करने के आदी थे। रतन टाटा ने 2 दहाइयों से जायद अरसे तक नमक बनाने से सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप की क़यादत की है, जिसमें आज तकरीबन 6 लाख से जायद मुलाजमीन काम करते हैं। इस ग्रुप का सालाना रेवेन्यू 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। हर बड़े अमीर बिजनेसमैन की तरह रतन टाटा के बारे में भी ये कहा जाता था कि वो बहुत मगरूर और ठाट बाट से रहने वाले शख्स हैं, लेकिन इसमें सच नहीं था। वो सादगी को फरोग देने और पसंद करने वाले शख्स थे। जब रतन टाटा सन्स नामी कंपनी के सरबराह बने तो कंपनी के मालिक के लिए बनाए गए कमरे में नहीं बैठते थे। उन्होंने अपने बैठने के लिए एक सादा सा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते और इस दौरान कोई सीनियर ऑफिसर आ जाता तो वो उसे इंतजार करने को कहते। उनके पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटू और टैंगो थे, जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। कुत्तों से उनकी मोहब्बत इस हद तक थी कि जब भी वो
मुंबई हाउस में अपने दफ्तर पहुंचते तो गली के कुत्ते उन्हें घेर लेते और लिफ्ट तक ले जाते। ये कुत्ते अक्सर मुंबई हाउस की लॉबी में चहलकदमी करते हुए देखे जाते थे, जबकि इंसानों को वहां सिर्फ इस सूरत में दाखिल होने की इजाजत दी जाती थी जब वो अमले के मेंबर होते या उन्हें मिलने की पेशगी इजाजत होती। मशहूर बिजनेसमैन और मुसन्निफ सुहेल सेठ भी एक किस्सा बयान करते हैं। 6 फरवरी 2018 को बर्तानिया के शहजादा चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में रतन टाटा को रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था, लेकिन तकरीब से चंद घंटे कबल रतन टाटा ने मुंतजमीन को आगाह किया कि वो नहीं आ सकते क्योंकि उनका कुत्ता टीटू अचानक बीमार हो गया है। जब चार्ल्स को ये कहानी सुनाई गई तो उन्होंने कहा, ये एक हकीकी आदमी की पहचान है। रतन टाटा भी वक्त की पाबंदी के लिए जाने जाते थे। वो काम खत्म करके शाम ठीक 6:30 बजे अपने दफ्तर से घर के लिए निकलते थे। दफ्तर से मुतल्लिक काम के लिए घर पर कोई राब्ता करता तो वो अक्सर नाराज हो जाते। अलबत्ता वो अपने घर में फाइलें और दूसरे कागजात पढ़ते थे। अगर वो मुंबई में होते तो अपना वीकेंड अलीबाग में अपने फार्म हाउस पर गुजारते। इस दौरान उनके साथ उनके कुत्तों के अलावा कोई नहीं होता था। उन्हें न सफर का शौक था और ना ही तकरीर करने का। वो नमूदो नुमाइश से दूर थे। बचपन में जब फैमिली की रोल्स रॉयस कार उन्हें स्कूल छोड़ने जाती तो वो बेचैनी महसूस करते थे। जो लोग रतन टाटा को करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि उनकी जिद्दी तबीयत दरअसल उनकी खानदानी खसूसियत थी, जो उन्हें अपने वालिद न्योल टाटा से विरासत में मिली थी। रतन टाटा ने कौमी कपूर को दिए गए एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि उनके दोनों रिजर्व बैंक ने बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वालों को बहुत कम गैर मुल्की करेंसी भेजने की इजाज़त दे रखी थी। मेरे वालिद कानून तोड़ने के मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए ब्लैक में डॉलर खरीदने से इनकार कर दिया। चुनाचे अक्सर ऐसा होता था कि महीना ख़त्म होने से पहले मुझे अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ते और कुछ इजाफी पैसे कमाने के लिए बर्तन भी धोने पड़ते थे। रतन की उम्र सिर्फ 10 साल थी जबकि उनके वालिदैन की तलाक हो गई। रतन जब 18 साल के हुए तो उनके वालिद ने एक स्विस खातून सिमोन डोनियर से शादी की। दूसरी तरफ उनकी वालदा ने तलाक के बाद सर जमशीद जीजी जेभाए से शादी की। रतन की परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने की। रतन 7 साल तक अमेरिका में रहे। वहां उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में डिग्री ली। लॉस एंजलिस में उनकी अच्छी नौकरी और एक शानदार घर था, लेकिन अपनी दादी और जेआरडी के इसरार पर उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। उनकी अमेरिकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ इंडिया आई थी, लेकिन वो यहाँ की जिंदगी से हम आहंग ना हो सकी और वापस अमेरिका चली गई। रतन टाटा सारी जिंदगी गैर शादीशुदा रहे। सन 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। ग्रेश कबीर लिखते हैं कि रतन जमशेदपुर में 6 साल तक मुकीम रहे, जहां उन्होंने शुरू में अपनी इंटर्नशिप एक दुकान में फ्लोर वर्कर के तौर पर नीले रंग का लिबास पहनकर की। इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। बाद में वो मैनेजिंग डायरेक्टर SK नानावती के स्पेशल असिस्टेंट बन गए। उनकी लगन से काम करने की खबरें बॉम्बई पहुंची और JRD टाटा ने उन्हें बॉम्बई बुला लिया। इसके बाद उन्होंने 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम किया। JRD ने उन्हें खसारे में चल रही कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल्स और नेल्को को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। रतन की क़यादत में 3 साल के अंदर बेल्को ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। सन 1981 में JRD ने रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का सरबराह बनाया। हालांकि इस कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 60 लाख था, लेकिन ये जिम्मेदारी अहम थी क्योंकि इससे पहले टाटा खुद इस कंपनी के कामकाज को बराह रास्त देखते थे। टाटा कंपनी को मौजूदा हालत तक लाने में 150 साल से ज्यादा का अरसा लगा, लेकिन ये कई शोबा जिंदगी में हिंदुस्तान की पहली कंपनी रही है। 8 फरवरी 1911 में लूनावाला डैम का संगे बुनियाद रखते हुए उस वक्त के टाटा ग्रुप के सरबराह सर दोराब जी टाटा ने अपने वालिद जमशेद जी टाटा के नजरियात के बारे में बात की थी, जिन्होंने सन 1868 में टाटा कंपनी की बुनियाद रखी थी। ये अब 10
वर्टिकल्स के साथ 30 कंपनियों का ग्रुप है और 6 बर्रे आज़मों के 100 से ज्यादा ममालिक में अपनी खिदमात पेश कर रहा है। दोराबजी टाटा ने कहा था कि मेरे वालिद के लिए दौलत का हसूल सिर्फ एक सानवी चीज थी। वो इस मुल्क के लोगों की सनती और फिक्री हालत को बेहतर बनाने को अव्वलियत देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में वक्तन फवक्तन जिन मुख्तलिफ इदारों को शुरू किया, उनका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान की उन अहम पहलुओं में तरक्की था। कंपनी की वेबसाइट पर उनके मिशन के तौर पर यह दर्ज है कि इन कंपनियों का क़याम दुनिया भर में मुख्तलिफ बरादरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के आखिर में टाटा के बानी जमशेद जी टाटा को मुंबई के एक महंगे होटल में उनकी रंगत की वजह से दाखिल होने से रोक दिया गया था। जमशेद जी पर इस वाक़े का बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो इस होटल से बेहतर होटल बनाएंगे जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों को भी आने की इजाज़त होगी। यूं सन 1903 में मुंबई के साहिल पर ताज होटल का क़याम अमल में आया। ये शहर की पहली इमारत थी जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे और जर्मन लिफ्टों जैसी सहूलियात फराहम की गई थीं और इसमें अंग्रेज खानसामा के तौर पर काम करते थे। अब इसकी शाखें इंडिया, अमेरिका और बरतानिया समेत 9 ममालिक में हैं। सन 1877 में जमशेद जी ने महारानी मिल्स के नाम से मुल्क की पहली टेक्सटाइल मिल खोली। महारानी मिल का इफ्तिताह उसी रोज हुआ जिस दिन मलका विक्टोरिया की हिंदुस्तान में मलका के तौर पर ताजपोशी हुई थी। जमशेद जी के हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नजरिए को हिंदी लफ्ज स्वदेशी से समझा जा सकता है, जिसका मतलब है कि अपने मुल्क में बना हुआ, और यही ख्याल 19वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का हिस्सा था। उनका सबसे बड़ा ख्वाब स्टील का कारखाना बनाना था, लेकिन वो इस ख्वाब की ताबीर से पहले ही वफात पा गए। लेकिन फिर उनके बेटे दारोब जी ने उनकी वफात के बाद अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया और सन 1907 में टाटा स्टील ने पैदावार शुरू कर दी और इस तरह हिंदुस्तान एशिया का पहला मुल्क बन गया जहां स्टील का कारखाना था। इस कारखाने के गिर्द एक शहर आबाद हुआ जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया और ये आज इंडिया की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी ने अपने बेटे दोराब को खत के जरिए एक सनती शहर आबाद करने की हिदायत देते हुए लिखा था कि इस शहर की सड़कें कुशादा होनी चाहिए, इसमें दरख्त, खेलों के मैदान, पार्क और मजहबी इबादत गाहों के लिए भी जगह मखसूस होनी चाहिए। टाटा ने किसी कानूनी पाबंदी के बगैर खुद ही अपने मुलाजमीन की बहबूद के लिए पॉलिसियां मुतारफ कराईं, जिनमें 1870 में पेंशन, 1912 में 8 घंटे काम के औकात और 1921 में मां बनने वाली खवातीन के लिए मिरात शामिल हैं। टाटा खानदान के एक और फर्द जहांगीर टाटा सन 1938 में 34 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने और तकरीबन निस्फ सदी तक इस ओहदे पर फायज रहे। उन्हें सनतकार बनने से ज्यादा पायलट बनने का शौक था, जो उन्हें लुइस ब्लू राइट से मिलने के बाद पैदा हुआ था, जो रोड बारे इंग्लिस्तान के उस पार परवाज करने वाले पहले पायलट थे। JRD मुंबई फ्लाइंग क्लब से हिंदुस्तान में पायलट की तरबियत मुकम्मल करने वाले पहले शख्स थे। उनकी हवाई लाइसेंस का नंबर 1 था, जिस पर उनको बहुत फख्र था। उन्होंने हिंदुस्तान की पहली हवाई डाक सर्विस शुरू की और अक्सर डाक के साथ मुसाफिर को भी ले जाते थे। बाद में यही डाक सर्विस इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई, जिसका कुछ अरसे बाद नाम बदल कर एयर इंडिया कर दिया गया। हुकूमत हिंद ने इससे कबल टाटा ग्रुप के सरबराह JRD टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया और वो 1978 तक इस ओहदे पर फायज रहे। उनके बाद से इस पर हुकूमत हिंद के ओहदेदारान फायज रहने लगे। 1968 में उन्होंने अपने खानदान की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक ऐसे कारोबार का आगाज किया जो तरक्की याफ्ता ममालिक से मंसूब किया जाता था, यानी कंप्यूटर से मुताल्लिका कारोबार। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS नामी ये कंपनी दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है और ये इस वक्त भी टाटा ग्रुप में सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कंपनियों में से एक है। जब इंडिया में कोविड की वबा फैली तो रतन टाटा ने फौरी तौर पर टाटा ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपए
اور ٹاٹا کمپنیوں کے ذریعے 1000 کروڑ روپے دیے تاکہ وبائی امراض اور لاک ڈاؤن کے معاشی نتائج سے نمٹا جا سکے۔ رتن ٹاٹا پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے لگژری ہوٹلوں کو ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکرز کی رہائش کے لیے استعمال کرنے کی پیشکش کی، جو خود کو شدید خطرے میں ڈال رہے تھے۔ آج بھی انڈیا کے ٹرک ڈرائیور اپنی گاڑیوں کے عقبی حصے پر اوکے ٹاٹا لکھتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ٹرک ٹاٹا کا ہے اور اس لیے قابل اعتماد بھی ہے۔ ٹاٹا نے عالمی دنیا پر اپنا نقش چھوڑا ہے۔ یہ کمپنی جیگوار اور لینڈ روور کاریں تیار کرتی ہے اور ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز دنیا کی مشہور سافٹ ویئر کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ 2011 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں رتن ٹاٹا نے بتایا تھا کہ مختلف وجوہات و خدشات کی وجہ سے وہ 4 بار شادی کرتے کرتے رک گئے تھے۔ اب چونکہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کی نگاہ اس پر ٹکی ہوئی ہے کہ ٹاٹا گروپ کے تحت چلنے والی مختلف کمپنیاں کون سنبھالے گا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق رتن ٹاٹا کے سوتیلے بھائی نویل ٹاٹا کو ان کے جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو ٹاٹا گروپ کی میراث کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ رتن ٹاٹا کے سوتیلے بھائی نویل ٹاٹا کو ان کے خاندانی تعلقات اور ٹاٹا گروپ کی مختلف کمپنیوں میں شمولیت کی وجہ سے مضبوط دعوے دار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رتن جی ٹاٹا کے گود لیے اپنے بیٹے نوئل ٹاٹا تھے۔ انہوں نے بھی ٹاٹا گروپ کو ایک الگ شناخت دلائی۔ ٹاٹا گروپ کو آگے بڑھانے میں ان کا بھی اہم کردار مانا جاتا ہے۔ جمی ٹاٹا رتن ٹاٹا کے سگے بھائی ہیں۔ رتن ٹاٹا کی طرح جمی ٹاٹا بھی کنوارے ہیں، لیکن وہ سرخیوں سے دور رہتے ہیں۔ جمی ٹاٹا نے 90 کی دہائی میں ریٹائر ہونے سے پہلے ٹاٹا کی مختلف کمپنیوں میں کام کیا، حالانکہ وہ ٹاٹا سنز اور کئی دیگر کمپنیوں میں شیئر ہولڈر ہیں۔ جمی کبھی بھی موبائل نہیں رکھتے ہیں اور اخباروں سے ہی انہیں ملک اور بیرون ملک کی جانکاری ملتی ہے۔ نوئل ٹاٹا رتن ٹاٹا کے سوتیلے بھائی ہیں۔ نوئل کی پیدائش 1957 میں ہوئی تھی۔ وہ ٹاٹا انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں اور ٹاٹا گروپ کی کئی کمپنیوں میں شامل ہیں۔ نوئل ٹاٹا کی شادی آلو مستری سے ہوئی ہے۔ دونوں کے 3 بچے ہیں جن کا نام نیوائل، لیا اور مایا ٹاٹا ہے۔ ٹاٹا انٹرنیشنل کی باغ دوڑ اب کس کے ہاتھ میں آئے گی یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کمپنی کو جو ترقی اور شہرت رتن ٹاٹا نے دلوائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گی۔